हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। वॉइस किस क्लास में हम पढ़ रहे थे कल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उसी क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो आज के इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। हालांकि मैंने उस क्लास में जितने भी स्ट्रक्चर थे उसमें सभी बता दिया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस में आपके लिखे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे। लेकिन आज के इस क्लास में हम उसको और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? तो उसका नाम है वॉइस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें अफर्मेटिव पढ़ना है, तो उसका एक्टिव वॉइस में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप सभी ने टेंस को पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कंटीन्यूअस का मतलब ये होता है कि उसमें आपका आईएनजी आएगा ही आएगा, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था। जिसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और यही जो स्ट्रक्चर है वो आपका एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा जाएगा ना वो कहीं और से नहीं लाया गया है, वो आपका टेंस से उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में प्रयोग करेंगे इज एम आर का, उसके बाद में प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। जो सारा गड़बड़ वाला मामला है, यानी कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, वो आपका होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें पहले लिख देना है। मैं आपको हर क्लास में यही समझा रहा हूं कि जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना वो बहुत इजी है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट है उसको हमें पहले लिख देना है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग किया जाएगा। आपका एक्टिव वॉइस में तो दिया गया है इज एम आर दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, एम बीइंग का प्रयोग करेंगे और आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये मैंने बता रखा है आपको, एक चार्ट बनवाया था उसमें आपको हर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है क्या लगने वाला है मैंने बता रखा है। यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप चेकआउट करेंगे तो वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो आपको क्लियर तौर पे बता दूं कि समझ में बिल्कुल आएगा नहीं, क्योंकि आपने नियम को पढ़ा नहीं है तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि इस क्लास को आज देख लीजिए, लेकिन इस क्लास को एंड होने के बाद आप क्या करिएगा कि जो बेसिक क्लास है यानी कि जिसमें रूल बताया गया है उन सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, 13 से 14 मिनट का लेक्चर होता है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हमने क्या प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट। अब हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इज बीइंग। किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि तीनों एक साथ नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक लगाना है, वो आप ऑब्जेक्ट को देख लीजिएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार लगा लीजिएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है आपका एक्टिव वॉइस में, लेकिन मैंने बता रखा है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि वर्ब की पहली फॉर्म, ना कि वर्ब की दूसरी फॉर्म, ना तो चौथी फॉर्म। कोई भी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में बैठिएगा तो ये ना कि वर्ब की पहली फॉर्म लगा के चले आए, ऐसा मत करिएगा। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर लगाएंगे बाय, और उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितना इजी है। देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिख दिया, जी सर हो गया।
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, चार्ट के माध्यम से देख लीजिएगा किसका प्रयोग होगा, तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होगा, बहुत इजी है। उसके बाद में मेन और क्या आईएनजी फॉर्म थी, लेकिन हमें तो पता है कि सर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख लिया, और उसके बाद आपने बता रखा है कि हमेशा बाय का प्रयोग करेंगे, तो बाय लिख दिया और उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। तो चलिए क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि गर्ल्स आर क्लिकिंग सेल्फी, द सेल्फी। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गर्ल्स आर क्लिकिंग द सेल्फी, इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो क्या आप सभी पैसिव वॉइस बना लेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 से 4 क्लासेस जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इन सभी क्लासेस में बताया गया है कि आपको कैसे बनाना है। तो आई थिंक आप बना लेंगे, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहले लिखना है। और आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, द सेल्फी, तो इसको हम लिख लेते हैं द सेल्फी। क्या लिख लेते हैं, द सेल्फी, ठीक है सर। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नहीं पता लग रहा है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऑब्जेक्ट द सेल्फी था तो मैंने लिखा द सेल्फी, ठीक है सर। उसके बाद में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तीनों में से कोई एक लगाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे इज बीइंग का। किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। एम बीइंग का प्रयोग यहाँ हो नहीं सकता और आर बीइंग का प्रयोग यहाँ पे हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा है, इज बीइंग। तो चलिए ये हो गया, तो द सेल्फी इज बीइंग। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्लिक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लिक्ड होता है, तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, तो हमने बाय लिख लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप सभी बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम बिना शोर मचाए लिख लेते हैं गर्ल्स। ये आपका हो गया है कंप्लीट। यहाँ तक दिक्कत कुछ भी हुआ आपको, यदि हुआ है तो एक काम करिएगा कि क्लास को करने के बाद दोबारा एक बार क्लास करिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं या कहीं पर भी गूगल से, वहां से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल बता दिया गया और आपको बस समझ में आ गया, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है गर्ल्स आर क्लिकिंग द सेल्फी, तो ऑब्जेक्ट हमारा द सेल्फी था, तो उसको मैंने पहले लिख लिया द सेल्फी। उसके बाद में 3 यहाँ पे वर्ब दिए गए हैं, हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से मैंने एक का प्रयोग किया, इज बीइंग का, क्योंकि एक वचन है तो हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, तो इज बीइंग लगा लिया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो क्लिक का होता है, क्लिक्ड मैंने लिख दिया। फिर बाय लिखा और सब्जेक्ट हमारा गर्ल्स था, तो मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखिए वर्ब की तीसरी फॉर्म याद कर लीजिए, टेंस में भी आपका यूज होने वाला है। और क्या है, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा तीसरी फॉर्म तो प्रयोग ही हो रहा है। जब आपको नहीं याद रहेगा तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे, आप खुद बताइए। खासतौर पे क्लास 10th और 12th के बच्चे ध्यान दें कि उन्हें वर्ब की तीसरी फॉर्म याद कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 400-500 याद कर लो, ऐसा नहीं, 20-25 याद कर लो, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हो वही याद कर लो, काम चलाओ याद कर लो। नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, वरना एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सी इज मेकिंग द टी। सी इज मेकिंग द टी, द टी। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। कैसे बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में, बहुत ही इजी है। हमें देखना है पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट सबसे पहले है, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या है, द टी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे द टी। यहां तक क्लियर। चलिए उसके बाद में इज बीइंग, या तो एम बीइंग या तो आर बीइंग का प्रयोग करना है, तो हम क्या आर बीइंग का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, आप खुद बताइए। क्या आर बीइंग का यहाँ पे प्रयोग होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पे इज बीइंग का प्रयोग होगा। किसका, इज बीइंग का प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा आप सभी खुद बताइएगा। इज बीइंग का यहाँ पे प्रयोग होगा, इज बीइंग,
चलिए उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और मेकिंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, मेक का तीसरा फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है मेक। क्या होता है, मेक होता है। सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका मेक। उसके बाद में बाई का प्रयोग करना है तो हमने लगाया बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है। क्या है, सी है। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जिसको रूल नहीं पता होता है, यानी कि उसको आधा अधूरा रूल पता है। जैसे कि क्या पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है और बाय का प्रयोग करना है, इतना तो पता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सी को किस में चेंज करेंगे, आई को किस में चेंज करेंगे, वी को किस में चेंज करेंगे और दे को। यानी प्रोनाउन जब भी आएगा सब्जेक्ट आपका, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, जब उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो बस यहीं पे मिस्टेक होती है। तो सी को हम चेंज करते हैं हर में। किस में चेंज करते हैं, हर में हम चेंज करते हैं। यदि आपने अभी तक जो बेसिक क्लास है उसको कंप्लीट नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप बेसिक क्लास को कंप्लीट नहीं करेंगे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कहेगा ना, सर सी को आपने यहाँ पे हर क्यों लिखा है। तो बेटा ऐसा है, जब भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा ना, तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करेंगे तो वहां पे चेंज कर देते हैं। जैसे आई का हो जाएगा मी हो जाएगा, वी का अस कर देते हैं, दे का हो जाएगा देम हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा। इसलिए मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, सी को वहां पर हर में चेंज किया है। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। आई एम ड्राइविंग द कार, आई एम ड्राइविंग द कार, आई एम ड्राइविंग द कार। ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और अभी अभी आपने दो एग्जांपल कर लिए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्या करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे द कार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं द कार, ये आपका हो गया। उसके बाद में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करना है। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है, एक्टिव वॉइस तो आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। आई एम ड्राइविंग द कार, क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एम लगा ही हुआ है और मेन और क्या इंजी फॉर्म आपको दिख ही रहा है ड्राइविंग, और ऑब्जेक्ट आपका द कार हो गया। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो मैंने खुद लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस का देखना है स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस में बाबू आपको दिख क्या रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द कार हो जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में से कोई एक लगाना है, तो द कार आपका क्या है, एक वचन है ना, सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो इज बीइंग लगा लिया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब ड्राइविंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अब सर ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब तो हमें तो पता नहीं है, आप खुद बताइए क्या होता है। याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो हमको भी नहीं याद है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या होगा, द कार इज बीइंग ड्राइवन, द कार इज बीइंग ड्राइवन। उसके बाद में क्या, बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई लिख देंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। फिर से देखिए प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रोनाउन फिर से आ गया। तो आई की जगह पे किसका प्रयोग करोगे, आई की जगह पे प्रयोग करेंगे मी का। किसका प्रयोग करेंगे, मी का। तो ये आपका जो पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट हो गया है। और जहां तक तीसरी फॉर्म का बात रहा तो वो मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। इसका हो जाएगा द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, और एक्टिव वॉइस था आई एम ड्राइविंग द कार। यहां तक क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फादर इज डूइंग द वर्क, फादर इज डूइंग द वर्क, ये आपका दिया गया है एक्टिव वॉइस में। इसको अब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो फिर से वही रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है क्या है, द वर्क। क्या है,
द वर्क, और द वर्क के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो इज बीइंग लगा लिया। उसके बाद में वर्क की तीसरी फॉर्म तो डू का होता है डन, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, सेकंड फॉर्म डिड होता है। अच्छा मुझे कोई एक बात बताइए कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे डिड का प्रयोग आएगा। किसका प्रयोग आएगा, डिड का प्रयोग आएगा। तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें क्या, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे क्या, सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नॉट, और उसके साथ में कौन सी फॉर्म लगेगी, दूसरी लगेगी, पहली लगेगी, आईएनजी लगेगी, या कौन सी फॉर्म लगेगी, वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं 10 बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे द वर्क इज बीइंग डन हो जाएगा, ये एम नहीं एन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, डन। तो द वर्क इज बीइंग डन, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, तो लिख देंगे बाय। उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है सब्जेक्ट, आप बताइए। सब्जेक्ट सर आपको दिख रहा है कि फादर है, तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे हम फादर लिख देते हैं। क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत यहाँ तक, फादर, ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना भी एग्जाम्पल या रूल बताया गया है वो आपको क्लियर तौर पर समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने ये बताया था वो समझ में नहीं आया है। अगले क्लास में मैं आपको वो जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जाती है, क्लास 12th के लिए केवल इंग्लिश मीडियम में क्लास अपलोड किया जाता है, और केमिस्ट्री की भी क्लास यहाँ पे कराई जाती है, और मैथ की भी क्लास 9th और 10th की कराई जाती है। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। और जहां तक मैंने टेंस को पढ़ा रखा है उसका मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कराया हुआ है 2 क्लासेस में, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, यानी टोटल के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। आगे भी आपको 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। थोड़ी इस समय दिक्कत चल रही है, टैब है नहीं तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब उसको यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा तो बार बार क्लियर करना पड़ेगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए उसको टैब पे कराया जाता है। तो जब तक टैब नहीं है तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही टैब मिल जाता है तो मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।